सफलता की ऊंचाइयों को छूकर कभी अहंकार मत कीजिए, क्योंकि ढलाव हमेशा शिखर से शुरू होती है। हेलो एवरीवन, मैं बसंत मौर्य स्वागत करता हूं आपको हमारे IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 8 को कवर करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 7 तक कवर कर चुका है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 8 है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। हम लोग प्रतिदिन समाचार पत्रों में या मोबाइल या टेलीविज़न पे देखते हैं, या फिर ऐसे किसी से भी अपने मौसम के बारे में पूछते रहते हैं। ये मौसम होता क्या है? मौसम देखिए, मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्मी या कभी ठंडा या कभी बरसात की होती है। कभी बादल छाए रहते हैं आसमान में, तो कभी ठंडी लगती है तो कभी गर्मी ज़्यादा लगती है। देखिए, भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक का ठंडा मौसम रहता है और मार्च से मई तक का गर्मी का मौसम रहता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा रहता है, और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग शीत ऋतु के बारे में। ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती है, जिसके कारण यह परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। इसको हम लोग मैप से समझते हैं। देखिए, ये हमारा शीत ऋतु का मौसम है 21 जून। देखिए, जो ये हमारी पृथ्वी है यह झुकी हुई है, इसकी जो सूर्य की किरणें यह सीधी नहीं पड़ रही, और ये हमारा जो इंडिया है वो कर्क रेखा यहाँ पर है। तो जो हमारी पृथ्वी है वह झुकी हुई है, जिसके कारण सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पे शीत ऋतु का मौसम रहता है। शीत ऋतु 21 जून को। और ये देखिए, ये हम लोग का हो गया ग्रीष्म ऋतु। यहाँ पे सूर्य की किरणें जो होती है हमारे सीधी पड़ती है। और देखिए, यह हो गया 22 दिसंबर ग्रीष्म ऋतु, और ये हो गया हमारा बसंत ऋतु यानी कि बरसात। आइए फिर थोड़ा पढ़ ले। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। गर्मी के मौसम में जो सूर्य की किरणें होती है वो हमारी पृथ्वी पर सीधी पड़ती है। तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण और दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिससे लू लग जाता है गर्मी के दिनों में। और इस टाइम तो मान लीजिए इस टाइम जून है, तो इसी टाइम अक्सर लू जल्दी ज़्यादा चलती है और ज़्यादा लगती है। देखिए, आइए आगे देखते हैं। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, तथा इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी लाती है, और जब वे पवनें पहाड़ों से टकराती तब वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है वर्षा का मौसम, देखिए यह मौसम आने और आगे बढ़ने का कार्य, जब ये मौसम आती है और पहाड़ों से टकराती है, और तो जब टकराती है उधर से, तो वह वर्षा लाती है। ये मानसून से लौटने का मौसम या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मौसम मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। यहाँ पे क्या दे रहे, अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? सही है उत्तर। फसल प्रभावित होगी या नहीं होगी? कुएं के पानी का स्तर होगा। देखिए, अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? फसल पर ज़्यादा प्रभावित होगी। कुएं के पानी का स्तर घट जाएगा। गर्मी का मौसम लंबा हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मौसमी से लिया गया है। मानसूनी जो शब्द है वह अरबी भाषा से लिया गया है, ये आप लोग जान जाइए। और हाँ, आप लोग नोट्स बनाइए जितना। अगर नोट्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, नहीं जो समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो हमारे पास मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनें होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसल का उत्पादन।
अगर बारिश अच्छा से होती है तो फसल भी अच्छी से होती है, और किसी वर्ष तो बारिश ही नहीं होती है, जिसके कारण फसल पर ज़्यादा प्रभावित पड़ती है। आइए, किसी स्थान की जलवायु की उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्च आवाज़ पर निर्भर करती है। किसी स्थान की जलवायु जो होती है उसकी स्थिति मतलब ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उसकी उच्च आवाज़ पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नताएं का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान हैं। राजस्थान और के मरुस्थल में दो ऐसे जगह हैं जैसा जैसलमेर तथा बीकानेर, वह बहुत ही गर्म स्थान है। जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंडी पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे ना ही अधिक गर्म हैं और ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित माउंसीराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा नहीं होती है। देखिए, मौसम के कारण कुछ पेड़ पौधे भी परिवर्तन होता है। आइए प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानते हैं। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीव देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। ये तो अच्छा ही सबको ही लगता है। चलिए, कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। हमारे जो बरसात होती है भूमि पे जो पाए जाते हैं, बहुत तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आइए इस पे देखते हैं। देखिए, जैसे नीम, आम तो कुछ ऐसे ही होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे नारियल में पत्तियों की मात्रा कम होती है। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। आइए देखिए, ये हम लोग का देखिए, ये भूमि परत वाली है, ये भूमि परत हो गया, यह झाड़ी वाली परत हो गई, यह तरूण परत हो गई। ये देखिए 5 मीटर, ये इतनी मीटर की दूरी पे है। आइए, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है। अगर पेड़ पौधे ना रहे तो बहुत आदमी को, हम लोगों की परेशानियां हो सकती है। इंसान जीवित नहीं रख सकता। देखिए, पेड़ पौधे आप लोग भी बचाइए और पेड़ पौधे की रक्षा कीजिए। पेड़ पौधे जो होती है वह मिट्टी को जकड़ कर रहती है। अगर अधिक बाढ़ वाले इलाके में पेड़ पौधे ज़्यादा लगाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे कटाव होता है, तो अगर पेड़ जो रहता है वो अपनी जड़ की सहायता से मिट्टी को जकड़े रहता है, जिसकी वजह से मिट्टी नहीं कट पाती है ज़्यादा। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार के वे मिट्टी के अपरदन को रोकती है। ये तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वनों से हमें बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती है। वनों से हमें जलावन के लिए लकड़ियाँ और हमें रहने के लिए अपना टेबल मेज सब कुछ बनवाते हैं वनों से हम बहुत कुछ, हम लोग का फ़ायदा है। वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक निवास। पेड़ों को अनाधुनिक कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे जंगलों की कटाइयाँ होती जा रही है। तो सरकार को जनसंख्या पे रोक लगाना चाहिए और हम लोगों की पेड़ों के पौधों की मतलब प्राकृतिक की अपनी रक्षा खुद स्वयं करनी चाहिए। उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन, महोत्सव बनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं। आइए वन्य प्राणी के बारे में भी कुछ जानते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचर, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा जो है वह राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल के कर्नाटक में मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं।
भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर जो है वह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख, बहुत सारी पक्षियां हैं इत्यादि अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, भारत में साँपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा एवं कैरात प्रमुख है। देखिए, दिन प्रतिदिन प्रजातियां जैसे पक्षियों की संख्या कम घटती जा रही है, हमारी बाघों की संख्या घटती जा रही है। इस पर रोक लगानी चाहिए और इन लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए इनकी। देखिए, अगर आप कहीं पे जाइएगा तो वन्य जीव अभयारण्य में या फिर तो आपको सभी बस पक्षी दिखने को मिलेंगे। आइए हम देखते हैं आगे। देखिए, वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त हो चुकी है, बहुत सी प्रजातियां है जो वह समाप्त हो चुकी है। एक पहले प्राचीन काल में मैं बता दूं आपको कि सुबह में जब लोग उठते थे तो चिड़िया की आवाज़ से ही उठ जाते थे, लेकिन आजकल देखिए अगर कहीं कहीं पे चिड़िया की आवाज़ ही नहीं सुनाई देती है। इसलिए बहुत सी प्रजातियां घटती जा रही है दिन प्रतिदिन। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। उन्हीं सभी पक्षियों को जैसे हमारे आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए कि हाँ, पृथ्वी पे ऐसे ऐसे प्रजातियां पाए जाते हैं, फिर उनकी रक्षा करने के लिए बहुत से अभयारण्य खोला गया है। शहरों में आप जाइएगा तो मिलेगा आपको, उसमें जाइएगा घूमिएगा तो आपको हर पशु पक्षी मिलेंगे। शुरू किया गया है। आइए आगे देखते हैं। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर दे सकते। तो प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह को हम लोग वन्य जीव दिवस मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास की सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रवासी पक्षियाँ जो होती है वह देखिए, कुछ पक्षी पिनटेल, बत्तख, किरली, फ्लामिंगो, एस्ट्रोलिटिल सिंस्ट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल सिंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में आती है और फिर वह मौसम के साथ अपनी चली जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का चैप्टर हुआ 8 नंबर समाप्त। अब हम लोग शुरू करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 और उस चैप्टर में मैं आपको नोट्स कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और लास्ट वीडियो में मैं हर लास्ट वीडियो पर मैं 10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। 10 क्वेश्चन कराऊंगा, आप उसको लिखिएगा, याद कीजिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो हमको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। हाँ।